बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। सियासत के महाज पर बड़ी गर्मा गर्मी है। हर ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि कल का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान की जो पै दर पै मुलाकातें हो रही हैं और सदर आरिफ इल्वी जो सफारतकारी कर रहे हैं, इस सफारतकारी का नतीजा क्या निकलेगा। ये चौधरी और इमरान गठजोड़ जो है, जो इत्तेहाद है, ये कब तक चलेगा। मोनिस इलाही का मुस्तकबिल क्या होगा। और इस तरह के सियासी मंजरनामे पर जो मज़ीद सवालात हैं, आज के प्रोग्राम में उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस सारे सिस्टम के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है। ये भी आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, खैरियत से हैं आप? जी शुक्रिया। आप तो खैरियत से हैं, सियासत में खैरियत नहीं लग रही। किसकी शामत किसके हाथों आ रही है? सियासत में आपको पता है कि जिस तरह की अभी की सूरत हाल है कि अभी शशोपंच में चल रहा है सारा कुछ के चौधरी जो हैं वो किधर जाएंगे, वो असम्बली तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, मोनस क्या करेगा, इमरान खान क्या करेगा, नून लीग की हिकमत अमली की, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि चौधरी और इमरान खान का साथ कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। ये शादी जल्द टूटने वाली है। ये शादी जल्द टूटने वाली है। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो अभी ये मुलाकातें, लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुलाकातें जो चल रही हैं वो इस इशू पे चल रही हैं कि असम्बली तोड़ के क्या हिकमत अमली होगी या रिज़ाइन करके क्या हिकमत अमली होगी। मेरा इससे डिफरेंट मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुलाकातें सिर्फ इसके लिए चल रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान से कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हम असम्बली तोड़ देते हैं या रिज़ाइन कर देते हैं, पंजाब गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती है, तो क्या मुस्तकबिल में आप मुझे वज़ीर आला नामज़द करेंगे? ठीक है। मेरी पार्टी के 25 लोगों को सीट एडजस्टमेंट करेंगे। काफ लीग के टिकट 25 मांग रहे हैं, 25 लोग, 10 हैं पहले इनके। पहले 10 हैं। अच्छा, 15 वो कह रहे हैं हमने डेवलपमेंट बहुत की, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, हमारी 25 सीटें एडजस्ट करते हैं। ठीक है, 25 सीटें अगर एडजस्ट कर देते हैं तो हम असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर इमरान खान इस बात पे राज़ी हो जाते हैं, वैसे तो अभी वो राज़ी नहीं है। इमरान खान ये कहते हैं कि आप असम्बली तोड़ दें, अगर आइंदा के बाद आप बल्ले के निशान पे 25 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी ख़त्म करके बल्ले पे आ जाए, पीटीआई में जम हो जाए। ठीक है। परवेज़ इलाही को ये समझ आती है कि अगर वो बल्ले पे आ जाते हैं तो वो बैक बेंचर हो जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे जाके में, पूरी पार्टी के अंदर जिस तरह बाकी लोग हैं वही हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। अब परवेज़ इलाही को ना ही इमरान खान ये जवाब दे रहे हैं कि किस तरह सीट एडजस्टमेंट करनी है, मैंने तुम्हारे साथ कि नहीं करनी, ना वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मतलब सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे और आइंदा भी आपको वज़ीर आला नामजद करेंगी पीटीआई। लेकिन इनके इस बात साहब, अगर इमरान खान कमिटमेंट कर लेते हैं, और कमिटमेंट आपको पता है सियासी कमिटमेंट कब पूरी होती है, नहीं तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मुझे मैं यही समझ रहा हूँ कि इमरान खान को कर लेनी चाहिए, वो पहले कभी किसी बात पे तो पूरा उतरे नहीं है। अच्छा, तो वो कर लेनी चाहिए। पर ये चौधरियों को ये बात भी समझ आ रही है कि ये बात आपसे कहने वाला था, चौधरी इतने काके हैं कि वो इस तरह की कमिटमेंट, मैं वो ये कहता हूँ कि चौधरियों को ये बात समझ आ रही है कि ये कमिटमेंट कर भी ले तो इसका गारंटर कौन होगा। असल सवाल है। तो मेरा ख्याल ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और अच्छा, चले अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर ये नहीं चलती तो फिर चौधरी के पास क्या ऑप्शन है? चौधरी के पास एक ऑप्शन थी बड़ी, आपने सुना कि पिछले दिनों इसहाक डार और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी। वो खुफिया मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ को प्रेजेंट की गई। परवेज़ इलाही की जानिब से जो तफज़ात का इजहार किया गया माजी में, उनके साथ जो सलूक किया गया, उस पे उन्होंने कुछ बातें इसहाक डार साहब से कही और इसहाक डार साहब से कहा कि मैं शरीफ बरादरान पे एतबार नहीं कर सकता, आप अगर बीच में गारंटर बनते हैं तो, और मैं आपके कहने पे कर लेता हूँ। अजीब बात ये हुई कि नवाज शरीफ ने इस बात को, मुलाकात को, इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, नवाज शरीफ रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने, वैसे चौधरी सालिक भी उधर गए हुए थे, उनसे को गारंटी मांगी जा रही थी। उन सालिक जो है वो जब उधर गए हैं, नवाज शरीफ ने सालिक को ही नो कर दिया था एक्चुअली। अच्छा, उसने कहा कि हम ये परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं चलेंगे। परवेज़ इलाही को हम चीफ मिनिस्टर अपनी सपोर्ट से कंटिन्यू नहीं करवाएंगे। परवेज़ इलाही ये कह रहे थे
कि इस दफा तो कंटिन्यू कराएं, अगली दफा भी मुझे ही नामजद करें। ठीक, वो इस दफा पे भी राजी नहीं हुए, वो इस दफा पे भी राजी नहीं हुए कि हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे परवेज लाई के साथ। तो वो नवाज शरीफ आप बड़ी खबर दे रहे हैं। वो चौधरी शुजात ने भी गारंटी सुना दी थी कि अब परवेज लाई को मैं समझा दूंगा, पर मेरा नहीं ख्याल कि परवेज लाई समझ तो गए हैं, परवेज लाई तो अब मान रहे हैं, अब नवाज शरीफ नहीं मान रहे। नवाज शरीफ के पास अब क्या ऑप्शन है कि अगर ये इमरान खान के कहने पे असम्बलियां तोड़ देते हैं, इमरान खान की यकीन दहानी पे, हाँ, तो फिर नून लीग क्या करेगी? लेट्स सपोज आपका मतलब है कि इमरान खान उनकी सारी बातें मान जाता है, कोई और ये भी मान पड़ जाते हैं और ये मान जाते हैं, असम्बलियां तोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहुत कानूनी से नुक्ते हैं लोगों को, आपके नाज़रीन के लिए, ये कि जब असम्बली टूटेगी उसकी समरी जाएगी गवर्नर को। ठीक है, गवर्नर इस बात के दावेदार हैं, बल्कि नून लीग के अहम हल्के इस बात के दावेदार हैं कि 10 MPAs जो हैं, 8 MPA सॉरी 8 अरकान असम्बली जो है उनका ताल्लुक काफ लीग और PTI से है। ठीक, उन्होंने गवर्नर को एक रिटन खत लिखा है, अच्छा, कि हम इस हुकूमत से पर अदम एतमाद करते हैं और आप इनसे एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। ये लेटर लिखा जा चुका है, गवर्नर के पास मौजूद है। ठीक है, अगर परवेज लाई असम्बलियां तोड़ते हैं, गवर्नर उसके जवाब में, नून लीग की हिकमत अमली ये है, गवर्नर उसके जवाब में उन्हें कहेंगे कि आप जो है फौरी तौर पे एतमाद का वोट लें, क्योंकि अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आप असम्बली तोड़ सकते हैं ना, और अगर आप मेजॉरिटी में नहीं है तो असम्बली नहीं तोड़ सकते। असम्बली तोड़ने की समरी से पहले गवर्नर एतमाद का वोट लेने को कहेगा? नहीं, पहले नहीं। अच्छा, परवेज लाई मूव कर देते हैं, जाने के बाद भी वो कह सकता है। समरी जब चली जाएगी तो जब आप मैंने परवेज लाई ने असम्बली तोड़नी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अक्सरीती राय परवेज लाई पंजाब असम्बली में रखते हैं, ठीक है, तो वो तोड़ सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं। तो उस पे गवर्नर ये, उसके पास राइट है कि वो ये कहे कि आप मुझे जरा साबित करके दिखाएं कि एतमाद का वोट लेके कि आपके अरकान असम्बली की बंदे कितने हैं, आपको एतमाद भी हासिल है, एतमाद भी हासिल है कि नहीं। और वो जो लोग हैं, जो 8 लोग हैं, उनकी हिकमत अमली ये है कि वो उस दिन आएंगे नहीं, वो छुट्टी कर जाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे, हाँ, कोई कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक बड़ी अहम है, शरई तौर पे जायज़ नहीं, तो वो उस दिन छुट्टी कर देंगे और परवेज लाई नाहल हो जाएंगे, मतलब नाहल हो जाएंगे, अदम एतमाद हो जाएगा उन पर, नाहल नहीं सॉरी अदम एतमाद हो जाएगा। जब अदम एतमाद हो जाएगा तो इन हाउस चेंज आ जाएगी, PTI या नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है मतलब मुतफिका तौर पे एक कायदे-ए-अवाम मुंतखब कर लेंगे और वो वज़ीर लगा, चौधरियों की भी छुट्टी हो जाएगी, इमरान खान साहब की भी छुट्टी हो जाएगी, इधर लगाएंगे वो अपने मर्जी का IG, इधर लगाएंगे मर्जी का चीफ सेक्रेटरी। वैसे ये जो अभी चीफ सेक्रेटरी ये भी गैर मुतनाज़ा से हैं, तो जब वो इधर लगाएंगे तो उसके बाद उन्होंने, अभी तो शहबाज गिल साहब आपको पता है हॉस्पिटल दाखिल हैं, मुराद से सब खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हैं, इनको ये एज हासिल है कि पंजाब हुकूमत उनकी है तो वो सर्विस अस्पताल दाखिल हो गए, सेफ कैंप मौजूद है उनके। हाँ जी, इसको इनका सेफ हाउस कहना चाहिए। अच्छा, ये कोई कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब ने भी कन्विंस करने की कोशिश तो की है इमरान खान साहब को कि आप ना असम्बली तोड़ने की तरफ जाएं, चलने दें। परवेज इलाही तो कन्विंस करना चाहते हैं, वो तो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो अपनी जमात को दोबारा एक दफा मतलब वर्थ में लाना चाहते हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि खान साहब को प्रोवोक कौन कर रहा है कि नहीं ये सारा आप धड़न तख्ता करें, तोड़ें सब? इमरान खान साहब, आपको पता है जिस दिन से वो इक़्तिदार से निकले हैं उस दिन से ही वो डेस्परेट हुए में हैं। उनका मेरा ख्याल ये है कि मेरा ये ख्याल है कि वो बड़े जज्बाती फैसले कर रहे हैं, पर कई दोस्त ये कहते हैं वो बड़े मतलब आप समझे मैच्योर फैसले कर रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान होगा अगर दोबारा इलेक्शन हो गया और फिर इखलाकी तौर पे PTI को तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए अगर वो इस्तीफे देते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन पहले ही बकौल इमरान खान साहब के उनके खिलाफ है, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये व्हाट्सअप होगी सूरत। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसमें आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन हाउस चेंज आती है तो हमजा शहबाज को बता दिया गया है कि आप वजीर आला नहीं हैं, आप नहीं है वजीर आला, नहीं, वो अब अमेरिका चले गए हैं 1.5-2 माह के लिए, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ, तो उनको बता दिया। ये किन के दरमियान कमिटमेंट हुई है? ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। हमजा शहबाज के हवाले से उन्होंने कह दिया कि अगर इन हाउस चेंज आता है
तो परवेज लाई नहीं इसका होंगे। मतलब इन्होंने समझा कि ये पहले हमने हमजा को बना के गलती की थी। मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं रही, परफॉर्मेंस भी और दूसरे पार्टी के अंदर भी और इत्तेहादी भी, थोड़ा हाँ इत्तेहादी ये भी। इल्जाम लगता रहा हाँ, कि क्योंकि पीपल्स बाप पार्टी प्राइम साइडलाइन हो मिनिस्टर गई। और बेटा नहीं, पीपल्स पार्टी को आपको याद है उन्होंने वजारतों का वो हलफ उठवा दिए थे, पोर्टफोलियो कोई नहीं था उनके पास। पोर्टफोलियो और तो उन्होंने मेरे भी ख्याल कहा वो था, अच्छा आप ही नाराजगी, बाप हाँ। बेटा चलाओ तो फिर। आई थिंक सो उनको परवेज लाई से ज्यादा दिलचस्पी होगी पीपल्स पार्टी के किसी हसन मुर्तजा को उठा के वो चीफ मिनिस्टर बना दें, तो मेरा नहीं ख्याल उन्हें कोई इतराज होगा। नाज़रीन, एक वक्फा और वक्फे के बाद ये सियासी सूरत हाल पे इनसाइडर स्टोरीज जानने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ रहिए। ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल इदरीस भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सियासत की जो अंदरूनी कहानियाँ हैं वो डिस्कस हो रही हैं। भट्ट साहब, ये आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है, ये तो बड़े शरीफ से आदमी थे, लेकिन अचानक मुतहर्रिक हो गए हैं। सागदार से पैदर पे मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद परवेज इलाही से, इमरान खान साहब से, और ऐसे लगता है कि वो एक मेवर बन गए हैं अचानक। वो क्या कर रहे हैं सदर साहब? वो मेरे ख्याल में चेयरमैन पीटीआई की बजाय नून लीग जो है वो कंफर्टेबल है आरिफ अलवी साहब के साथ। और दूसरा, मुझे इस बात पे आपकी इतराज़ है कि आप कह रहे हैं बड़े शरीफ से आदमी हैं, तो शरीफ आदमी मुतहर्रिक नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, मुझे उनके शरीफ होने पे एतराज नहीं है, अचानक मुतहर्रिक होने पे। अच्छा, वो लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग इसहाक डार साहब और दूसरे एयाज सादिक शायद, हाँ, एयाज सादिक से वो मिल रहे हैं सदर अलवी को इसलिए कि असम्बलियों से आप मतलब डिसकंटिन्यू ना करें और इनको कंटिन्यू करें, वापस आएँ और मिलके काम करते हैं और ये वो। मेरी इत्तला बिल्कुल इसके बरक्स है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि इसहाक डार और क्या नाम है एयाज सादिक की रिक्वेस्ट पे सदर से मुलाकात नहीं हो रही, सदर के कॉल ऑन पे मुलाकात हो रही है। अच्छा, ये सदर ने इनिशिएटिव लिया है? जी, सदर ने इनिशिएटिव लिया। सदर इमरान खान का मैसेज दे रहे हैं। एक अहम इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में एक कानून बनाया था जिसमें पीडीएम भी शामिल थी, खैर सारे मिलजुल के इन्होंने बनाया था, एक्सटेंशन का। अच्छा, वो ये चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन वाला कानून ख़त्म कर दिया जाए, वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला। जी, अच्छा, उस कानून के खात्मे के लिए, उस कानून के खात्मे के लिए वो कहते हैं हम असम्बलियों में आने के लिए तैयार हैं अगर आप इस बात की यकीन दहानी करा दें कि वो एक्सटेंशन का कानून ख़त्म कर दिया जाएगा, वो हमारी गलती थी, हमने वो कानून बनाया। अच्छा, इसमें ये मौजूदा सेटअप जारी रहे ना रहे इसमें नहीं, कोई बात नहीं हो रही? नहीं, इस पे बात हो रही है ना, यानी कि अगर वो आप कानून खत्म करने की वो हामी भरें, गारंटी देते हैं, हाँ, तो हम असम्बलियों में वापस आ जाएंगे और खबर पीके भी कंटिन्यू करेगी असम्बली और पंजाब। इस पे नून लीग को क्या एतराज़ है? नून लीग का ये ख्याल है कि जब उन्होंने एक चीफ अपॉइंट किया है तो फौरी तौर पे वो तल्लुक खराब नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बस समझ गए आप, ठीक है ना। वो इनकी वजह से, वो अलहदा बात है कि वो एक असूल पसंद सा मतलब जर्नैल है और उसने एक्सटेंशन नहीं लेनी, पर लेकिन ये कहते हैं हम क्यों कहें कि आपको नहीं देनी। हाँ, हम क्यों कहें आपको नहीं देनी, ठीक है ना, मसला इस वक्त हाँ, तो ये मसला है, तो इस वजह से ये अच्छा, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो फोन किया करते थे कि यार ये कोरम शोरम पूरा करवा दो, को बिल करवाना है, वो फिर वो कहते थे कि मैं फलां को फोन करता था, फिर सियासतदान आ जाते थे। आजकल भी खान का फोन चल रहा है उधर? नहीं, आजकल तो आपको पता है वो जनरल फैज अब जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो अब खान साहब का फैज ख़त्म हो गया। जब खान साहब का फैज ख़त्म हुआ, अब मुझे ये इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, इस पे आप सोचें, ये किसी दिन आपके साथ प्रोग्राम करेंगे कि सोचने की बात यह है जो लोग नहीं सोच रहे। फैज़ ने इमरान को ख़राब किया है, इस्तेमाल किया है, या इमरान ने फैज़ को ख़राब किया? कैरियर तो फैज़ साहब का ख़राब हुआ है, वैसे अगर कैरियर तो देखें तो उसका बर्बाद हुआ है। तो आप समझते नहीं कि इमरान खान का भी हो गया है? इमरान खान की तो और पॉपुलैरिटी भी तो मिल गई है, लेकिन वज़ारत-ए-उज़्मा तो गई है। एक और बात आपको फिर बताता हूँ। फैज़ साहब अपनी निजी महफिलों में ये कहते हैं कि इमरान खान की जितनी फेम है, जितनी फॉलोअरशिप है, अगर वो नाहल हो जाते हैं, जो कि मेरी इतला है, मुझे समझ है, मुझे सर्कमस्टांसेस समझ आ रहे हैं कि वो नाहल हो जाएंगे, ठीक, केस स्ट्रॉन्ग है,
इस वजह से कह रहा हूँ। तोशाखाना वाला, तोशाखाना वाला इसी में हो जाएंगे। इसी में फॉरेन फंडिंग भी बड़ा मजबूत है। फॉरेन फंडिंग भी मजबूत है, तोशाखाना भी मजबूत है। वो आजकल एक नया वो उठाया हुआ उन्होंने, वो जो उनकी बेटी वाला टहरियान वाला, ठीक है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, ये चीजें तब भी आप मार्केट में आती हैं या तब भी एक्टिव होती हैं जब आपके खिलाफ कुछ होने जा रहा हो, जो हमने सियासत में देखा है। अदरवाइज तो ये खामोश केस। आप देखें ना, नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस बन गया था जब वो वजारत उज़्मा से निकले कि 1984 में इन्होंने पता नहीं किसको जमीन अलॉट की थी। वो तो क्या हुआ था, वो एक सड़क का केस भी निकला है, सड़क का जाती उमरा को सड़क जा रही है, ठीक है। तो ये इमरान खान के खिलाफ भी वैसे केसेस बन रहे हैं। जब हवा उल्ट चलती है ना, तो इस तरह की चीजें आती हैं। फैज साहब ये सोचते हैं कि उन्होंने आप ये समझें कि 2-3 रोज पहले एक और खबर है आपके लिए कि 2 रिटायर लोगों ने आपस में बड़े अच्छा लाहौर में मुलाकात की है, और उसमें चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, उनके आगे हैं, यूं कह लें। उसमें बाजवा और फैज है, ठीक। दोनों ने आफजारियां की हैं मिलके कि मैंने क्या किया और तुमने क्या किया। अच्छा, इनके ना एक और मुस्बत बात यह है कि इन दोनों के जो सुसर है ना, वो बेस्ट फ्रेंड है, जनरल फैज के और जनरल बाजवा के। तो ये भी बेस्ट फ्रेंड है, और इनकी बेगमात भी आपस में बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर मिलके ये हो क्या गया। ठीक है ना। तो अब ये है कि फैज ये बात अपनी निजी महफिलों में कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये कहते हैं कि ये जो इमरान खान अगर नाहल हो जाते हैं तो सेकंड लीडरशिप कौन है? शाह महमूद। वो कहते हैं नहीं, शाह महमूद तो नहीं है। असद उमर नहीं, असद उमर भी नहीं है। वो कहते हैं आप सोशल मीडिया पे देखें, जितनी फॉलोशिप है इमरान खान की, उसके बाद सेकंड मेरी है, जनरल फैज की। यानी कि इमरान खान की जहाँ तस्वीर लगती है, फिर मेरी भी लगती है। तो इसका फैज साहब को 2 साल तो पूरे करने पड़ेंगे ना। तो वो कब कह रहे हैं कि मैं कल ही आ रहा हूँ? वैसे वो कह रहे हैं कि लेकिन सोच पाई जा रही है। सोच देखे, हमारे एक दोस्त, अब उनका बनता भी ये है कि अब सियासी, हमारे एक दोस्त है डॉन साहब, आप भी मिले हुए हैं। वो कहते हैं जब भाई जी बात सोच में आ जाए तो अमल में आ ही जाती है एक ना एक। ठीक है ना। तो वो बात यह है कि उनकी सोच में तो आ गया, आगे अब रास्ता निकालना है कि कैसे। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये भी चांस है कि अभी 17 को ऐलान करना है खान साहब ने कि हम कब असम्बलियाँ तोड़ेंगे, और ये भी ऐलान हो सकता है कि नहीं, हम पहले कौमी असम्बली में जाते हैं और वहाँ हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, फिर आएंगे हम बताएंगे कि कब असम्बलियाँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, 4 साल पिछला तो नहीं मुझे याद, 4 साल से खान साहब की जो हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं जैसे कुछ भी कह सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई होगी, हुकूमत गिर जाएगी, ये हुकूमत भी डर गई, उन्होंने भी 200 कंटेनर मंगा लिए, बहुत कुछ, छोड़ूंगा नहीं, मैं यूं कर दूंगा। तो पिंडी से वापस आ गए और कहा कि नहीं, ये मुझे लड़ाना चाहते हैं, और मैं अपनी हुकूमत गिरा दूंगा। तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैं अब पहले हमारे वो इस्तीफे मंजूर, हाँ पहले वो करो, फिर बाद में ये करना। और उन इस्तीफों की मंजूरी में 2-3 महीने तो लग जाएंगे ना, जब स्पीकर एक को बुलाएगा। नहीं, वो तो स्पीकर अपॉइंटमेंट देगा तो फिर बात होगी ना। ज़ाहिर है स्पीकर ने टाइम देना। हाँ, वो तो स्पीकर ने, कोई उस पर तो कोई जोर जबरदस्त नहीं, फिर स्पीकर मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, वो नोटिफिकेशन करेगा। हाँ, वो नोटिफाई करेगा, और इसमें 3-4 माह तो आराम से लग जाएंगे अगर फौरी भी स्पीकर अमल। अच्छा, मुझे पता है, लगता है वैसे जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, पॉलिटिशियंस को, वो पीडीएम हो या तहरीक इंसाफ हो, यानी कि अपोजिशन हो, इस वक्त शदीद ज़रूरत है आपस में बैठ के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने की। जिस हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, खान साहब को भी पता है कि इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं है वो इलेक्शन के, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, इस सारी गेम में चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही, इनका आपस में ताल्लुक इस वक्त कैसा है? ये हम शीरो शक्कर हैं या अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं? देखें, मेरी बात सुने, मेरा ये ख्याल है कि पहले तो इस दफ़ा मीडिया ने भी काफ़ी किरदार अदा किया कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई, वो एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, वो यूँ नहीं करते, वो यूँ नहीं करते।
मैं ये समझता हूँ कि चोई शुजात जो हैं वो बड़े हैं, परवेज लाई छोटे हैं, अभी भी वो मिलके ही चलते हैं, मिलके ही फैसले करते हैं। और कहीं जरूरत पड़ी तो चोई शुजात गारंटी दे देंगे परवेज इलाही की? किस कहीं जरूरत पड़ी किस हवाले से? किसी ने कि ये हम वादा कर रहे हैं और क्या चौधरी परवेज इलाही कायम रहेंगे इस वादे पे, कोई गारंटी देगा? नहीं, तो नून लीग को पहले ये था ना कि हमारे साथ कमिटमेंट करके चौधरी परवेज इलाही फिर उधर चले गए थे खान के साथ। अच्छा नहीं, नून लीग इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो नहीं फिल्म हाँ, वक्त हाँ चोई शुजात दे देंगे गारंटी, दे देंगे। हाँ चोई शुजात गारंटी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो सियासी अफरा तफरी कड़मास मचा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? जो वैसे भी उठाते हैं, पर इस दफा तो उनकी चांदी हो गई है, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। वो जो है पहले उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी, कोई शहबाज शरीफ था, फिर बुजदार दौर से उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया। ब्यूरोक्रेसी की चांदी कैसे हो रही है ये आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन एक वक्फा ले ले पहले। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिएगा। ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। सियासी मैदान में जो अफरा तफरी जारी है उस पर बात कर रहे हैं। बट सब इस अफरा तफरी में आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की चांदी हुई है। ब्यूरोक्रेसी की चांदी हुई है, देखें अभी एवरेज, वैसे ब्यूरोक्रेसी की चांदी तो चल रही है उस्मान बुज़दार साहब जब चीफ मिनिस्टर आए थे तब से। जो सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स थे वो उस वक्त भी पोस्टिंग लेना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उस वक्त भी जिन लोगों को कभी पोस्टिंग नहीं मिली वो लोग पोस्टिंग देते थे। उस वक्त आपको पता है कि लेन देन के बाद, मामला तय करने के बाद, उस वक्त तो ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करती, उससे आप रेवेन्यू कमाते थे। हाँ जी। अभी सूरत हाल ये है कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो जितने मेजॉरिटी में, मैं सारों की बात नहीं, ज़ाहिर है सारे तो नहीं होते, जब एक परसेप्शन, मसलन चीफ सेक्रेटरी जो है वो बड़े सीजन्ड आदमी है, ईमानदार आदमी है, डेडिकेशन से काम करने ये जो मौजूदा पंजाब के अब्दुल्ला सुंबल की बात कर रहा हूँ, वो ठीक आदमी है, प्रोफेशनली भी ठीक है। एक दो लोग और, कैप्टन असद हैं, मतलब इस तरह के ये पुराने लोग हैं जो अच्छा सर्व करते हैं। अब उसमें और भी लोग होंगे अच्छे, मैंने वैसे बाई दी में बात की है। उसमें अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जितने करप्ट, नाहल, झुटलाए हुए और सिफारशी पर्चियों वाले वो सारे इस वक्त ओहदों पे लगे हुए हैं। इससे गवर्नेंस का निज़ाम तो बुरी तरह, गवर्नर का निज़ाम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। पता नहीं, मैंने आज एक सोशल मीडिया पे खबर देखी है, मैं रिलाय नहीं करता उस पर, वो मैं शायद प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे पूछने भी वाला था। वो खबर थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी के हुकूमत को पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रोक दिया। अगर ऐसा सच है तो फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि जो एग्जेक्टिव हुकूमत है उसको ट्रांसफर, जो उसका इख्तियार है उसको ट्रांसफर पोस्टिंग से ये भी पहली दफा ही नहीं हो रहा है कि पंजाब के अंदर ना आईजी काम करना चाह रहा है, यहाँ पे वो छुट्टी पे चला जाता है कि चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, ये ना इस पे एक बिल्कुल अलग सा प्रोग्राम आपको करना चाहिए कि अगर चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पे जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या सलूक करना चाहिए। फिर एक अलग बात ये है कि आप एक, मतलब मैं आईनी और कानूनी सी बात करने लगा हूँ, 12 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है चीफ मिनिस्टर। अभी एक लड़ाई है फेडरल ऑफिसर की और सूबाई अफसर की। सूबाई अफसर जो है वो तो मतहत है चीफ मिनिस्टर के, 12 करोड़ अवाम का नुमाइंदा जो है, चीफ एग्जेक्टिव जो है सूबे का, वो उसका तो नुमाइंदा है। जो फेडरल का एम्प्लॉय है, पैस ग्रुप का हो, पीएसपी का हो, वो चीफ मिनिस्टर के डिसिप्लिन में नहीं आता। ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है, ये जो जितना चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं हमने काम नहीं करना, जितने आईजी कह रहे हैं कि वो इनके डिसिप्लिन में नहीं आता, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये सारी जो सूरत हाल है, और काम भी वही करते हैं, सूबाई अफसर जो हैं वही काम करते हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं, उनके अंडर होते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल में सफर तो पब्लिक कर रही है ना, अवाम पब्लिक सफर कर रही है, कारकर्दगी, करप्शन बढ़ गई है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है महकमों में, हद से ज्यादा, क्योंकि उसकी वजह उसके जो हेड्स हैं वही सारे, मतलब सारे से मुराद के मेजॉरिटी में नाहल है ना, सिफारशी पर्चियों वाले। आप तो ये ओवरऑल बता रहे हैं ना पंजाब की सारी सूरत हाल। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं राणा कामरान साहब, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। राणा साहब, आप लाइन पे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं राणा साहब, क्या आप ब्यूरोक्रेसी और खास तौर पर किस महकमे के बारे में बताना चाह रहे हैं?
अनीस साहब, वैसे तो आपको पता है कि पूरा पंजाब इस वक्त अल्लाह की सुपुर्द है, लेकिन मैं पंजाब नहीं, कौंसिल परवेज ऑफ इलाही आर्ट के की बात सुपुर्द है। करूंगा। अल्लाह ने परवेज इलाही साहब की ड्यूटी लगाई है। नहीं, राणा लेकिन साहब मैं- ठीक कह रहे हैं, राणा साहब ठीक है। राणा साहब ठीक कह रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट की। ये एक महकमा, आपको पता है कि कल्चर और सकाफत एक ऐसे इश्यूज हैं जो किसी भी सोसाइटी का या किसी भी मुल्क का सासा होते हैं। तो कल्चर और सकाफत की प्रमोशन के लिए 1975 में एक इदारा जो कायम किया गया था, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब इब्रार आलम साहब। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इब्रार आलम साहब जो वो 11वें स्केल में उनको भर्ती किया गया था असिस्टेंट के तौर पर। उसके बाद इनको एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थी शहनाज नामी थी, शहनाज अख्तर जो थी, उन्होंने एकदम से उठा के 17वें में प्रमोट कर दिया, 17वें स्केल में, जो कि वायलेशन थी तमाम रूल्स की और कवायदो जवाबत की खिलाफवर्जी थी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो एक असिस्टेंट को उठाकर 11वें में प्रमोट नहीं कर सकता था। उसी गैर कानूनी जो उनकी प्रमोशन थी उसको उसी के महकमे के कुछ लोगों ने जो है वो रेट कर दिया कोर्ट में कि इसकी जो ये प्रमोशन है गैर कानूनी है। तो उन्होंने कोर्ट में ये जवाब दिया कि ये गैर कानूनी नहीं किया, हमने इसको रिक्रूट किया है, यानी इसकी प्रमोशन नहीं की, इसको दोबारा से भर्ती किया, जो जिसके लिए ना अखबार इश्तिहार दिया गया, जो कवायदो जवाबत थे उनकी भी वायलेशन की गई थी। तो उसके बाद उनको प्रमोट करके किसी दूसरी जगह पे भेज दिया गया, मरी में भेज दिया गया। लेकिन वो जो उनके दोस्त थे उन्होंने उस पर थोड़ा सा काम किया और उसके बाद उनकी किस्मत देखिए इब्रार आलम साहब की कि 2017 में वो एक सुमन राय हैं जो DGP RB रही हैं, उन्होंने उनको 18वें में प्रमोट कर दिया। 18वें अच्छा, उसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो पहले इलीगल प्रमोट हुआ था 17वें में, अब 17वें से 18वें में कर दिया उसको। जी अनीसा, ना सिर्फ इलीगल प्रमोट हुए थे बल्कि उनका कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया था और कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सुमन राय साहब ने उसको 18वें में जब प्रमोट किया तो ठीक 20 दिन के बाद उनको 19वें में जो है वो प्रमोट कर दी गया। मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम 18 के बाद 20 दिन बाद 19वें में प्रमोट कर दिया गया। और ये भट्ट साहब, आप जिस तरह कह रहे थे, ये जिस तरह कह रहे थे कि प्रमोशंस और तकर्रियां, आप तो कह रहे थे ना कि नाअहल लोगों की होगी, ठीक कह रहे हैं। ये तो ये ऐसे हो जाता है, ये किस तरह 20 दिन बाद स्केल बढ़ जाए? ये देखें, ये तो आप एक पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ED की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब आर्ट काउंसिल का एक बड़ा हैवी बजट होता है और बड़ा इसकी जिम्मेदारी है अगर ये काम करे। देखें, आपके आर्ट और कल्चर के फरोग के लिए काम करना, आपके मुल्क का एक वो समझें कि एक फेस है, बिल्कुल उसने आपको फेस दिखाना है। ये इसके साथ आपका ड्रामा, थिएटर, फिल्म, ये सारी चीजें, आपके सकाफती शोज, ये कल्चरल इवेंट्स, कल्चर वाले अगर काम करें तो वो इतना काम है कि वो खत्म ही नहीं हो सकता। वो दुनिया में हमारी एक सॉफ्ट इमेज डेवलप कर सकता है। वो काम तो कर रहे हैं ना, स्केल इतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं। वो अपना जाती काम कर रहे हैं ना। वो तो हनीफ कमर साहब इधर वो लोग सेक्रेटरी लगे हुए हैं जिन पे करप्शन के पर्चे हैं, FIR है, तो वो सेक्रेटरी लगे हुए हैं। ये अभी भी है, अभी भी कौन सेक्रेटरी? ये अभी एक साहब लगे हैं इधर, नजफ इकबाल साहब, सेक्रेटरी माइंस, आई थिंक सो। ये जो पहले हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी थे। नजफ इकबाल साहब का स्टाइल ये था, नजफ इकबाल साहब DC थे नारोवाल, और SN इकबाल साहब के करीबी दोस्त हैं। DC नारोवाल थे, इन्हें सेक्रेटरी स्कूल्स थे उस वक्त अब्दुल जब्बार शाहीन। अब्दुल जब्बार शाहीन तो DC स्कूल PHA में भी रहे हैं, PHE में भी रहे हैं। आई थिंक सुना है उसके बारे में कि वो ऑनेस्ट आदमी था। तो ये जब उधर रहे ना DC, तो स्कूलों के लिए कुछ फंड्स जो करोड़ों में थे वो एलोकेट हुए DCs को, उनकी डेवलपमेंट, उनके फर्नीचर्स के लिए और ये वो। इन्होंने कोई फंड का एक पैनी भी किसी स्कूल पे खर्च नहीं किया। अब्दुल जब्बार शाहीन ने उधर जाके स्कूल विजिट्स किए और इनका केस नैब में भिजवा दिया और ये नैब में भुगतते रहे। ये नजफ इकबाल ये वो फंड ही खा गए थे। अब उन्होंने पता नहीं आप मैनेज करके तो पोस्टिंग ले लिया है सेक्रेटरी माइंस, क्योंकि SN इकबाल साहब जब आए थे उन्होंने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगवाया था इन्हें हमजा साहब के दौर में, तो उसके बाद ये निकल गए थे वापस। अब उन्होंने कोई मैनेजमेंट चलाई है अपना सिस्टम। तो वो एक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, SN नाम है, उन पे चकवाल पे एंटी करप्शन के पर्चे हैं, वो भी जमीन के अलॉटमेंट के और इस तरह के। क्या हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे लोग पर्चे हैं, वो सेक्रेटरी लगे हुए हैं। ये अबरार साहब के बारे में बता रहे हैं कि 11 से 17, 17 से 18,
18 से 19। और अगर ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई बंदा है तो उसके हाथ में बजट तो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो राणा साहब अभी भी वो अबरार आलम साहब मौजूद हैं अपनी सीट पर? मेरी गुजारिश सुने, ये सिर्फ अबरार आलम साहब ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि ये तो मैंने आपको सिर्फ उनकी प्रमोशन की बात सुनाई है। उसके बाद एजी ऑफिस ने उनकी प्रमोशन पर 2020 में ऑर्डर पैरा लिखा, जिसमें उन्होंने तमाम प्रासर को गैर कानूनी और इलीगल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करार दिया। ये इनके जो प्रमोशन के सारे प्रोसेस थे। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो 3-4 लोग थे, जिनमें से एक फराज साहब हैं जो साबिक डीजीपीआर रहे हैं, इमरान साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर, और मसूद तनवीर साहब हैं। ये तीनों लोगों सीनियर थे, तीनों लोग सीनियर थे इब्रार आलम साहब से। इनको नजरअंदाज किया गया। ये भी कोर्ट में गए उनके खिलाफ, और उन्होंने भी जाके कोर्ट में उनके खिलाफ केस किया कि हमारी सीनियरिटी को जो नजरअंदाज करके इनको इलीगल प्रमोट किया गया है। और सब चाहिए था कि वो बजाय उनके खिलाफ कोर्ट में जाते उससे गुर सीखते कि किस तरह प्रमोशन बनती है, वो भी प्रमोट हो जाते। मेरी गुजारिश सुन लें। उसके बाद आप उन तीनों ने जब ये किया तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने खत लिखा कि आप इसको प्रूव करें कि ये क्या मसला है सारा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी बनाई और हाई कोर्ट के हुक्म पर भी ये कमेटी बनी, और इस कमेटी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो तमाम इब्रार आलम साहब की प्रमोशन हुई है और जो ये जिस सीट पे बैठे ये इलीगल है, ये बिल्कुल कतन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है और ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। और इब्रार आलम साहब इस वक्त उनके हाथ में किस्मत है पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट की, करोड़ों रुपए के बजट हैं, लेकिन उनका काम भी आपके सामने। जो सिफारशी लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ये कि प्रमोटर का, कि वो काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये आदत बढ़ जाती है, लत बढ़ जाती है, उनको अंदाजा होता है कि हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ मुल्क को ये होता है कि वो लोग काम नहीं करते। बट साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राणा साहब बहुत शुक्रिया। क्या एक अबरार आलम की क्या बात करें, यहाँ तो वो सारा आवे का आवा ही बिगड़ा। नहीं, इस वक्त पंजाब में तकरीबन इब्रार आलम ही है, ये आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भट्ट साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे, और हम एक और यहाँ पे नाजरीन के साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि ये पंजाब में जो बैड गवर्नेंस इस वक्त हो रही है, नाअहल लोगों के हवाले किया गया सूबा, इस पे हम महकमा वाइज भी इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि एक एक महकमे के अंदर क्या हो रहा है। ये आने वाले प्रोग्रामों में ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।